हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग दिसंबर 2024 के सीटेट के लिए एक विशेष श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि सोशल साइंस में ये प्रश्नों का महातूफान है। इन प्रश्नों को अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कोई भी प्रश्न जो है वो टफ रह जाएगा, हार्ड रह जाएगा, जिसको आप लोग एग्जाम में सॉल्व ना कर पाए। जिसने भी ये लेक्चर देख लिया, क्योंकि ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, और आपको सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से निकाले हुए प्रश्न है जो एग्जाम्स में पूछे गए, वो प्रश्न है आप लोगों के इसके अंदर में। तो सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत। और चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं हमारे सेशन के साथ में। उससे पहले जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सुंदर सा कोट शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, बताया गया कि यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग। आप अपनी जिंदगी चेंज नहीं कर सकते अगर आप छोटी छोटी चीजें जो है वो डेली जो करते हो उसको आप चेंज ना करो। ठीक है, दी सीक्रेट द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन के अंदर में ही है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना कामयाब होंगे कितना नहीं होंगे, वो डेली रोज क्या करते हो आप उसके अंदर में डिपेंड करता है। ना कि एक दिन उठे और दिन भर मेहनत कर ली और आप लोगों ने अखंड प्रतिज्ञा करके वहां पर मैं अपने आप को सक्सेसफुल बना लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत लंबा एक संघर्ष होता है, लंबी एक जो है यहाँ पर में एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। चलिए अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूरी सीरीज के अंदर में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, हर चीज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच मेहर जी, आपके प्यारे से कमेंट के लिए। सोमित सेठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का जो है ये सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, आपको जो है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, जिसको पांडुलिपि कहते हैं, और इंस्क्रिप्शन जिसको शिलालेख कहते हैं, उनमें दो प्रश्न दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा वाला इनमें से सही है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आप लोग ध्यान से समझिए कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है, जो पांडुलिपियां होती है ना, ये आपको याद रखना है आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या बर्च नाम का पेड़ होता है जिसको भुर्ज भी बोलते हैं, उसकी छाल के ऊपर में जो है वो लिखी जाती थी। ठीक है, पुराने जमाने में, ये बिल्कुल सही है। और इंस्क्रिप्शन जो थे आप लोगों के, वो हार्ड सरफेस के ऊपर में मेटल या जो आप लोगों के उस तरीके की चीजें होती थी, मेटल या स्टोन, उनके ऊपर में लिखी जाती थी। तो दोनों के दोनों सही है। अब देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, लिटरेरी सोर्स के अंदर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से मैन्यूस्क्रिप्ट की, पांडुलिपियों की, तो पांडुलिपि, ठीक है, ये आप लोगों की प्राचीनतम जो वैदिक साहित्य हमें मिला है, ठीक है, उनको हम लोग कह सकते हैं ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर हाथों से लिखी जाती थी। ये देख रहे हो आप लोग, इसको हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में भी देखिए ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन डाल दे, एनसीईआरटी बेस्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मेनू का मतलब जो होता है वो हाथ होता है, हाथ। ठीक है, मेनू का मतलब होता है हाथ। ठीक है, सीटेट के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है जी, चलिए रिवीजन के आप लोगों के लिए ये भी बता दिया गया मुझे टीम के द्वारा कि लास्ट में हम लोग रिवीजन के क्वेश्चन भी रखने वाले हैं। पूरा पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा, आपके लिए रिवीजन का भी प्रावधान किया गया है, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन का। ठीक है, तो मेनू का मतलब होता है हाथ, क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे। यहाँ पर मैं मेनू का मतलब वो नहीं है कि मेनू मतलब मेनू मेनू इश्क द लगिया रोग, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद, वो वाला मेनू नहीं है ये यहाँ पर मैं मेनू का मतलब है हाथ, लैटिन भाषा का शब्द है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन रखा गया है आगे में। इंस्क्रिप्शन जो है फ्रेंड्स, शिलालेख आप लोगों के या अभिलेख रिलेटिवली हार्ड सरफेस के ऊपर में लिखे जाते थे। हार्ड सरफेस, हार्ड हार्ड हार्ड, ठीक है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तो यहाँ पर मैं याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की जो हार्ड सरफेस होते थे उसके ऊपर में लिखे जाते थे, हार्ड सरफेस, टफ सतह के ऊपर में। ओके, तो कठोर सतह के ऊपर में लिखे जाते थे, जैसे पत्थर, दीवार वगैरह वगैरह, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता था। नाउ अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखना चाहो तो आप वापस से देख भी सकते हो, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। मैन्यूस्क्रिप्ट ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, या जिसको बर्च बोलते थे इंग्लिश में, उसकी छाल पर लिखी जाती थी, और इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। मध्यकाल की जो जनजाति थी, जो जंगल में झिंगा लाला हु करते हुए रहती थी जंगलों के अंदर में, उनके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। क्यों? ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आए। मतलब पहले वो नजर में नहीं थे लोगों के बारे में, लोगों को उनको पता नहीं था। वे अलगाव में रहते थे और एकांत में रहते थे। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए क्योंकि उनके बारे में, ठीक है, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। देखिए फ्रेंड, ट्राइबल लोगों के बारे में, मध्यकालीन ट्राइबल लोगों के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ठीक है, उनका लिखित इतिहास वगैरह नहीं होता था, ओरल ट्रांसमिशन होता था। उनकी जो प्रथाएं थी, कहानियां थी, किस्से थे, और उनके जो भी रीति रिवाज थे वो ओरली ट्रांसमिट होते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन।
ठीक है, वो कोई लिख के नहीं रखते थे वो लोग, इसी वजह से उनके बारे में हमारे पास में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर कुछ लिख के रखते तो हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होती। तो ये मेन कारण है इसका, क्योंकि इन्होंने लिख के नहीं रखा, इस वजह से इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे पास में मध्यकालीन इसके बारे में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी पहले भी एग्जाम के अंदर में, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। देखिए एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइब नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज का, कि बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, क्योंकि ओरल ट्रांसमिशन होता था जानकारी का, मौखिक जो है परंपराएं थी इन लोगों की, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती थी, ये लोग जो है लिखकर नहीं रखते थे। देखिए इसको मैंने, ये आपके एग्जाम में आया था उससे पहले ही पढ़ा चुका था आप लोगों को, एग्जाम में आने के पहले। ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स, दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, वो अपने अपना जो है ना ओरल ट्रेडिशन बचा के रखते थे। ये देखिए मेरी बस दाढ़ी बड़ी हुई थी, ठीक है, और शायद मोटा में उतना ही था, ठीक है। द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, वो अपनी फ्रीडम को और अपने कल्चर को बचा के रखते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बाद में, जब जातिवादी या जो सनातन धर्मी जो प्रक्रिया है वहां तक पहुंची, तो वो फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया बाद में। नाउ फ्रेंड देखिए ये वो क्वेश्चन था, ओके, ध्यान से देखिए आप लोग, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। थैंक यू पूनम जी। बदिउज़्ज़मान जी अभी बता दीजिए आप, क्या है आपका? चलो थैंक यू स्नेहा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्राइबल पीपल प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, ये बिल्कुल सही है, इसी वजह से हम लोगों को उनके बारे में कम जानकारी है, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड, ट्राइबल जो सोसाइटी थी वो एक दूसरे पर निर्भर रहती थी। मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये वाला गलत है बिल्कुल, अधिकांश जनजातीय लोगों ने लिखित रिकॉर्ड रखा, ये गलत है। यहाँ पर मैं क्या होना चाहिए था आप लोगों का, नहीं रखा, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं रखा, लिखित इतिहास उनका उपलब्ध नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, कि लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है पुराने जमाने के लोगों के, ओके। तो अब आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कथन ए और बी पढ़े और सही जानकारी चुने, ये सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 28 दिसंबर 2021 को पूछा गया था, एनसीईआरटी बेस्ड है। थैंक यू इकरा जी, जल्दी जल्दी से फैला दीजिए इस क्लास को, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे। और जिन बच्चों ने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आप लोगों के लिए एक सक्सेस किट का इंतजाम किया गया है, नीचे में लिंक दी गई है, उस लिंक को फिल कर देना, उस फॉर्म को फिल कर देना, आप लोगों के घर तक जो है वो सक्सेस किट आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोका पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से, मतलब कि ऐसे पत्थरों के ऊपर में लिखवाकर जो है लोगों तक अपने संदेश पहुंचाता था। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत, ज्यादातर अभी अशोका के अभिलेख जो है या शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे थे, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अच्छा देखिए एक बात बताइए, आज मोदी जी को मान लीजिए कि मोदी जी को घोषणा करनी है एक, ठीक है, थैंक यू लेट्स स्टडी जी, मान लीजिए कि मोदी जी को घोषणा करनी है कि आज रात 12 बजे से 100 रुपए के, 200 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 1 रुपए के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। मोदी जी को मन में आया, उन्होंने जो है वो बिल्कुल एकदम धमाकेदार घोषणा कर दी, तो वो कहाँ जाएंगे, वो आज जाएंगे टीवी के ऊपर में, कि भाइयों और बहनों मित्रों, आज रात 12 बजे से 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, सबके 20 रुपए का भी नोट बंद, सब बंद, ठीक है, सब बंद। तो वो टीवी पर जाएंगे, ये माध्यम है आज जनता तक पहुंचने का। लेकिन उस समय में, अशोका के समय में तो कुछ था नहीं, रेडियो वगैरह भी नहीं था, तो अशोका को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या था, वो शिलालेखों का सहारा लेता था। इस तरीके से पत्थरों पर लिखवा कर जगह जगह पे लिखा दिया जाता था, अलग अलग जगह पे फैला दिया जाता था, ठीक है। तो अशोका ने शिलालेखों के माध्यम से अपना मैसेज जो है जनता तक पहुंचाया। उसके मैसेजेस जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए होते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय में लोगों को आती थी। आज मोदी जी जाएंगे तो कौन सी भाषा में बोलेंगे, ठीक है, कि जो भाषा जो ज्यादातर लोगों को समझ में आ सके, हिंदी भाषा के अंदर में, है ना। तो फ्रेंड्स प्राकृत भाषा उस समय में लोगों की आम भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए प्राकृत भाषा में लिखा गया। और कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो चाहिए होती है ना लिखने के लिए, जैसे ये मैंने रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखा हुआ है और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए होती है लिखने के लिए, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस समय चलती थी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का,
राजा अशोक पर कथन ए बी सी पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। अशोका वॉज मोस्ट फेमस मगध रूलर। अशोका जो है वो मगध का राजा था। अशोका जो है वो मगध का नहीं था, ठीक है। अशोका जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका पोता था, तो मौर्य वंश का राजा था ये, मौर्य वंश का। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ये, ठीक है। तो अशोका एक फेमस मौर्य शासक था, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। मगध महाजनपद अलग है, मौर्य साम्राज्य अलग है, ठीक है। तो मौर्य वंश का था ये, मगध का नहीं था। तो वन, जहां जहां ए को सही माना है उसको काटो। यहाँ पर मैं ए को सही बोला है, काट दो। यहाँ पर मैं भी जो फ्रेंड्स ए को सही बोला है, काट दो, ठीक है। यहाँ पर मैं भी यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर मैं जो है वो ए को इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। ए को इनकरेक्ट बोला है, इसको नहीं काट सकते, यहाँ पर मैं भी नहीं काट सकते। अब आगे का देखना पड़ेगा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हमारे, ठीक है। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन पाली, पाली भाषा में थे क्या? नहीं, अभी मैंने बताया कौन सी भाषा में थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, कौन सी भाषा में थे। एक बार ट्राई तो करो, एक बार जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे आप सभी के सभी लोग। और जितने भी लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं पूरा आपको पढ़ा दूं, हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे फैला देंगे आप सभी लोग। और अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स रहा तो मैं आगे में और ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस आप लोगों के लिए लेता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अशोकास इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, सभी लोग लिखिए प्राकृत लिखेंगे। हर कोई बच्चा मेरे को कमेंट में प्राकृत लिखते हुए देखना चाहिए। यहाँ पर मैं प्राकृत भाषा में था, तो ये भी गलत है, तो बी भी गलत है आपका। तो देखो यहाँ पर मैं बी को करेक्ट बोला है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, एंड वो सी का तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब वो ऑप्शन बचे ही नहीं, तो सी करेक्ट ही होगा आपका, ठीक है। अशोका एकमात्र ऐसा राजा था जिसने जीतने के बाद में भी अपना राज्य वॉर छोड़ दिया था। वो पता है ना आप लोगों को, कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद में उसने लड़ना छोड़ दिया था। तो कौन सा युद्ध था जिसके बाद में उसने लड़ना छोड़ दिया था? कलिंग का युद्ध के बाद में। तो वो एकमात्र राजा है पूरी दुनिया का जिसने लड़ाई जीती और उसके बाद में लड़ना छोड़ दिया, ठीक है। लड़ाई जीती और लड़ना छोड़ दिया। चलिए नाउ फ्रेंड्स, बस बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी किसके प्रतिपादक थे? देखिए ये आपका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बासवन्ना, यही से क्लियर हो जाता है। बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी जो है ये आप लोगों को बता दूं, वीर शैव आंदोलन था, कर्नाटक के अंदर में शुरू हुआ था। ये आपको ये याद रखना है, कर्नाटका के अंदर में, और उसके ये प्रतिपादक थे कर्नाटका के अंदर में, ठीक है। कर्नाटक के अंदर में वीर शैव आंदोलन के प्रतिपादक या उसके संस्थापक थे। तो वीर शैव आंदोलन क्या कहता है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीर शैव आंदोलन के ऊपर में क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें कौन सा वाला सही है गलत है वो पूछा गया है, तो वो डाल दीजिएगा। बासवन्ना जो थे फ्रेंड्स, ठीक है, उन्होंने अपने साथी अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, इनके साथ में मिलकर कर्नाटक के अंदर में 12th सेंचुरी के मध्य में, 12वीं शताब्दी के मध्य के अंदर में ये वीर शैव आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इक्वेलिटी लेकर आना, समानता लेकर आना, कि सभी लोग जो है समान रूप से रहे, हर इंसान को एक समान अधिकार प्राप्त है। ये ब्राह्मणिकल आइडिया जो थे, कास्ट सिस्टम, उसके खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। महिलाओं के साथ में जो ट्रीटमेंट होता है, महिलाओं के साथ में जो है एक इनइक्वेलिटी का व्यवहार होता है, उसके खिलाफ थे ये लोग, ठीक है। ये चाहते थे कि महिलाओं को भी इक्वेलिटी मिले। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर में कि महिलाओं को भी इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो ये थे इक्वेलिटी के पक्षधर थे, वो सही था। ये रिचुअल्स और आइडल वर्शिप के भी अपोजिट में थे, ठीक है, अपोज में थे। मतलब कि ये चाहते थे कि कोई ओम भट्ट स्वाहा कर्म कांड वगैरह ना हो, और मूर्ति पूजा जो है उसके भी विरोध में थे ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको बताना है। मैं मैं 4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है। चलो, अब आप लोगों में हमें क्या बैरियर, 4 क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को बताओ वीर शैव आंदोलन के सबसे बड़े जो है प्रतिपादक या उसके संस्थापक कौन थे? यहां से देखो, कौन ने, किसने स्टार्ट किया था वीर शैव आंदोलन? बासवन्ना ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उनके साथी थे अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, कर्नाटक में इन्होंने स्टार्ट किया था। ये लोग किसके पक्षधर थे? इनइक्वेलिटी या इक्वेलिटी, दोनों में से क्या था? ये समानता या असमानता, किसके पक्षधर थे? ये समानता के पक्षधर थे, सबको समान रखना चाहते थे, इक्वेलिटी के पक्षधर थे। क्या ये कास्ट सिस्टम और वुमेन को इल ट्रीटमेंट के पक्ष में थे या उसके अपोज में थे? ठीक है, उन्होंने अपोज किया, अगेंस्ट किया, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, जाति व्यवस्था और महिलाओं के साथ में जो गलत व्यवहार होता था, उसके अपोज में थे। ये चाहते थे कि सबको इक्वल मिले। अच्छा बताओ, ये रिचुअल और वर्शिप, मतलब कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के पक्ष में थे या विरोध में थे? ये भी बता देंगे आप लोग। एक बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर में जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्वेश्चन आ चुका है। अब आप लोग इसका आंसर करिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फुल स्क्रीन के अंदर में मतलब यही रहने दीजिए अभी। चलिए, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर्स आने यहाँ पर में स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा वाला कथन सही है? इसने जाति और नारी, देखो कौन सा वाला सही है बोल रहा है, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसके विरुद्ध तर्क दिया, उसका उसका विरोध किया। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाली बात सही है आप लोगों की कि उन्होंने विरोध किया था। ये नामदेव और उनके साथियों के द्वारा शुरू किया गया, गलत। बताइए जल्दी से किसके द्वारा शुरू किया गया, यहाँ पर में क्या आना चाहिए, एक बार कोशिश तो करो। ठीक है, कोशिश तो करो कम से कम कि क्या हो सकता है यहाँ पर में। उसके बाद में इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, नहीं। ये जो है फ्रेंड्स वीर शैव आंदोलन, आपको शैव शिव दिख ही रहा है, उनके नाम में ही दिख रहा है वीर शैव आंदोलन, शैव शिव। ठीक है, तो विट्ठल भगवान की पूजा पर बल दिया, ये भी गलत है। ये सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोध करते थे, यहां तक सही है, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। ठीक है, बताओ मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया क्या इन्होंने? नहीं, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया वीर शैव आंदोलन वाले लोगों ने, तो ये भी गलत है आपका। देखा, आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, आप लोगों ने खुद ने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग जो है, ताकि आप लोग ऐसे ही आगे में जो है वो बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे आप सभी लोग। ओके, तो ये 3 गलत थे, एक सही था, ये आप लोगों ने खुद ने सॉल्व किया है, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड, जब भारत के संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि इतनी उम्र से ज्यादा के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। आज हमारे भारत के अंदर में कितने उम्र के लोग जो है वोट दे सकते हैं, ये बताएंगे जल्दी से आप सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो आज जो है फ्रेंड्स, आज हमारे भारत के अंदर में 18 साल की उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था और संविधान अपनाया गया था हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को, उस समय में, या संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन जो है हमारे भारत के अंदर में जो वोट देने की एज थी वो 21 साल थी। बाद में जो है फ्रेंड्स 1988 के अंदर में, ठीक है, एक संशोधन किया गया, संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, नंबर था वो आप लोगों का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 61। ठीक है, 61वें नंबर का संविधान संशोधन। तो 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन था उसके जरिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु को घटाकर 18 कर दिया। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, भारत के संविधान अपनाया गया था उस समय में कितनी एज थी, ये पूछा है आप लोगों से कि उस समय में कितनी थी। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज कितनी है, प्रेजेंट में 18 है और उस समय में 21 साल थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि इतनी उम्र से ज्यादा के लोग जो है वो वोट डाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ए और बी, यहां पर में ए और आर दिए गए हैं और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन देखना है। देखिए, मध्य भारत के अंदर में सतनामी आंदोलन की जो स्थापना है, ठीक है, सतनामी आंदोलन की स्थापना घासीदास जी ने की थी। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के दूसरे गोलार्ध के अंदर में, दूसरे हाफ में, ठीक है, लोअर कास्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होने लगी, जो नीची जाति के लोग समझे जाते थे वो ऑर्गेनाइज होने लगे अपने अधिकारों को लेकर, और उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई और सोशल इक्वेलिटी और जस्टिस की मांग की। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर मैं एनसीईआरटी को दिखाऊं डायरेक्टली, तो आप देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के अंदर में, घासीदास जी जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की, सतनामी आंदोलन की शुरुआत मध्य भारत के अंदर में। ठीक है, जो लेदर वर्कर थे, चमड़े का कारीगर जो लोग हुआ करते थे ना, चमड़े के वर्कर्स, कारीगर लोग, चमड़े से जो जानवरों की चमड़ियां होती थी उससे कुछ जो जानवर मर जाते थे उनकी चमड़ियों से बैग और जूते वगैरह जो बनाते थे, उनके कारीगर थे, उनको नीची जाति का माना जाता था। तो एक्चुअली हुआ क्यों, ये क्यों आंदोलन शुरू कर पाए गुरु घासीदास जी, क्योंकि दूसरी शताब्दी जो है 18वीं शताब्दी के दूसरे गोलार्ध के अंदर में, मतलब 1850 के बाद में क्या हुआ कि नॉन ब्राह्मण जो कास्ट थी, ठीक है, मतलब जो छोटी जाति समझा जाता था जिनको, नॉन ब्राह्मण कास्ट, वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इनइक्वालिटी के पक्ष में और जस्टिस के पक्ष में वो आवाज उठाने लगी। और इसी वजह से गुरु घासीदास जी जो है वो अपना
आंदोलन खड़ा कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है और रीजन भी सही है। गुरु घासीदास जी ने मध्य भारत के अंदर में अपना आंदोलन शुरू किया, सतनामी आंदोलन। क्यों? क्योंकि अब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर में लोअर कास्ट के लोग एकत्र होने लगे थे, इसी वजह से ये आंदोलन खड़ा कर पाए। ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए का रीजन है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उन्होंने अपना आंदोलन शुरू ही क्यों किया? क्योंकि अब जो है लोगों में जागरूकता आ चुकी थी, लोग जो है अपने अधिकारों को लेकर लड़ना सीख चुके थे, इसी वजह से इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। तो आर जो है वो रीजन है ए का। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये आप लोगों ने देख लिया पूरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई है? भारत के अंदर में कौन सी सरकारी प्रणाली अपनाई गई है? एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर कर देंगे। और सेशन को लाइक करने के साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली घोषणा है जो मैं कल करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कल का सेशन के अंदर में हर कोई बच्चे ने एग्जैक्ट 5 बजे आ जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों का जो है एग्जाम में आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो कल एकदम एग्जैक्ट आ जाना है आप लोगों ने। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। तो भारत के अंदर में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली मतलब कि भारत में हम लोग जो है वो राष्ट्रपति को डायरेक्टली नहीं चुनते, हम पार्लियामेंट को चुनते हैं, संसद को चुनते हैं। ठीक है, हमारे भारत में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है एक से अधिक सरकारों का होना, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। तो जब एक से अधिक सरकार होती है तो उसको संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो संसदीय और संघीय व्यवस्था हमने अपनाया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 12 जनवरी 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, ठीक है, तो संसदीय और संघीय प्रणाली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अपनाई गई है भारत के द्वारा, ये याद रखेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में झूम खेती की प्रथा किस क्षेत्र में है? 2018 का क्वेश्चन है आप लोगों का, झूम की खेती। देखिए, झूम की खेती का मतलब होता है आपका एक ऐसी खेती जिसमें कुछ लोग जो है वो जंगल में जाते हैं, जंगल को काट देते हैं। ठीक है, जंगल को काट देते हैं और जो बचा कुचा रहता है उसको आग लगा देते हैं और उसकी जो राख रहती है उसको फैला देते हैं और वहां खेती करते हैं। फिर एक बार खेती करने के बाद में दूसरे जगह पे चले जाते हैं, फिर वहां के जंगल काटते हैं। तो शिफ्ट होते रहते हैं, वो स्थानांतरित होते रहते हैं बार बार। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम की खेती जो है फ्रेंड्स, ये भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कही जाती है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर पूर्वी भारत जो है हमारा, मतलब ये इधर वाला जो भारत का हिस्सा है ना हमारा, वहां पर में हम इसको झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, झूम की खेती कहा जाता है इसको। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में इसी को आप लोग जो है फ्रेंड्स कर्तन और दहन की खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्तन और दहन की खेती। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन, ठीक है, की खेती। और स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न क्यों? क्योंकि पहले पेड़ों को काटा जाता है, स्लैश कर दिया जाता है, स्लैश। ठीक है, और उसके बाद में बर्न किया जाता है, फिर उसको आग लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, स्लैश एंड बर्न, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, स्थानांतरित खेती और घुमंतु पशुचारण किसके उदाहरण है? अब देखिए, स्थानांतरित खेती, ठीक है, स्थानांतरित खेती हमारे पूर्वजों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, जो हमारे जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसा घूम घूम के खेती करते थे। अब हम लोग चलो एक ही जगह पे रहकर करते, लेकिन पहले के लोग, या फिर वो लोग पशुचारण करते थे, मतलब अपने नोमैडिक हर्डिंग, पशुओं को घुमाते रहते थे इधर से उधर, और जो पशुओं से जो भी मिलता था उसी के ऊपर में जिंदा रहते थे। इसको जो है फ्रेंड्स कहा जाता है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम, देखो आदि मानव का नाम सुना है आप लोगों ने? आदि मानव मतलब पुराने जमाने का, आदि मानव है ना, तो पुराने जमाने का मानव। वैसे ही आदिम निर्वाह कृषि, पुराने जमाने के लिए जो पुराने जमाने में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती होती थी उसको कहा जाता था। तो आदिम निर्वाह कृषि के ही प्रकार है स्थानांतरित खेती, या एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए खेती करना, और घुमंतु पशुचारण। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको इंग्लिश में। बाकी हिंदी में आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम मतलब पुराने जमाने की खेती, है ना। कितने लोगों को लगता है अब इजी हो गया अगर हिंदी में देखा जाए तो आप लोगों का? और इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स इसको कहा जाता है प्रिमिटिव, सबसे पुराने वाली, पुरानी जमाने की। सब्सिस्टेंस मतलब होता है अपने जो है गुजारे के लिए, निर्वाह करने के लिए एग्रीकल्चर जो होता था, क्योंकि पशुचारण या पशुपालन भी एक तरीके का एग्रीकल्चर ही है। चलिए देखिए, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको अब जो है समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों को मैं पूरा पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, अच्छे से सारी चीजें हम लोग करेंगे, तो इसी को आप अच्छे से लाइक एंड शेयर करते रहिए बस।
प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है, आदिम निर्वाह कृषि। तो ये पुराने जमाने की खेती के प्रकार है। ये पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, उन सभी लोगों के लिए हमने डू यू नो सीरीज, एनसीईआरटी के जितने भी डू यू नो है वो सारे के सारे अवेलेबल करा दिए टीचिंग परीक्षा के ऐप पर। तो जितने भी बच्चों ने टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो टीचिंग परीक्षा का ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लेंगे। नाउ फ्रेंड देखिए जनवरी 2024 का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। देखिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 1929 में पास हुआ था, बाल विवाह, ठीक है, बालिका वधु, यज्ञा आनंदी, ठीक है, वैसा वाला। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बालिका वधु टाइप का जो था बाल विवाह निषेध अधिनियम, उसको ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, ठीक है। तो उसमें 1929 में जो कम से कम उम्र थी कि इससे कम उम्र के लोग जो है आप लोगों के शादी नहीं कर सकते, तो वो कौन सी एज थी? वो थी फ्रेंड्स कि अगर पुरुष है तो वो 18 साल से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए उसकी उम्र, और लड़की है महिला तो उसकी उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी एज होनी चाहिए। ये उस कानून में कहा गया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 के अंदर में, ठीक है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अंदर में ये कहा गया कि 18 साल से छोटा पुरुष और 16 साल से छोटी महिला, लिख दो आप लोग, लिख दो, ठीक है। महिला और पुरुष लिख देंगे सभी के सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ। 1929 का जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट था, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कोई भी पुरुष, ठीक है, कोई भी मैन जो 18 साल से छोटा हो, कोई भी महिला जो 16 साल से छोटी हो, वो मैरी नहीं कर सकती थी, वो शादी नहीं कर सकती थी। ये कानून के तहत बोला गया, लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। 18 और 16, अब तो चलो बढ़ाकर 18 और 21 और 18 कर दिया गया है अभी, अब बढ़ाकर अभी पुरुष कम से कम 21 साल का होना चाहिए और लड़की कम से कम 18 साल की। जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर की वो हाथ ऊपर कर देंगे, जितने भी लड़के 21 साल से ऊपर के वो भी हाथ ऊपर कर देंगे कि भाई आपकी उम्र हो चुकी है करके अब शादी की। कोई है तो नहीं यहाँ पर मैं 18 से छोटा लड़की या 21 से छोटा लड़का, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं, लेकिन उस समय में ऐसा था 18 और 16 था। नाउ फ्रेंड्स देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले ने 1873 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये साल पूछ लेते कई बार, उनकी किताब थी, ठीक है, जिसका नाम था गुलामगिरी। उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, गुलामगिरी। ये जो गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी वो किसको समर्पित की थी उन्होंने? ये गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने समर्पित की थी अमेरिका के जो सिविल वॉर के अंदर में जो लड़ रहे थे एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट, गुलामी प्रथा के खिलाफ जो लड़ रहे थे अमेरिका के अंदर में, ठीक है, उनको समर्पित की। अब उनको अमेरिका जाके जो है वो जॉब चाहिए थी क्या? ज्योतिराव फुले को, महात्मा ज्योतिराव फुले को जॉब चाहिए थी क्या अमेरिका में? अमेरिका के लोगों के लिए उन्होंने किताब लिखी? नहीं। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि आपके पड़ोसी, ठीक है, आपके पड़ोसी ने आपकी पड़ोसन को, मतलब एक जो है वो जो है उसकी एनिवर्सरी पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, ठीक है, डायमंड की रिंग गिफ्ट की। तो आप अपने पति को जाकर क्या बोलोगे पता है? आप अपने पति को बोलोगे, अजी सुनते हो, तुमको पता है वो बाजू वाली मिश्राइन है ना, तो उनको मिश्रा जी ने जो है ना डायमंड की रिंग गिफ्ट की है। मतलब कितना प्यार करते वो अपनी पत्नी से। भगवान ऐसा पति सबको दे, नहीं तो आजकल ऐसे पति मिलते कहाँ है जो इतने अच्छे। और बेचारे आप जो है वो, मतलब जो पति है इधर में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, यार मेरी तारीफ नहीं कर रही, मेरे मेरे सामने बाजू वाले की पति की तारीफ कर रही है, ठीक है। तो आप उन, मतलब आपकी पत्नी क्या कर रही है यहाँ पर हमें, ठीक है, या इधर वाली पत्नी, वो अपने पति को प्रोवोक कर रही है कि भाई तुम भी करो, तुम भी ला के दो, कल मुझे मेरे को भी डायमंड की रिंग ला कर दे, ठीक है, डायमंड की नहीं कम से कम सोने की तो ला कर देते, ठीक है, वो वाली बात है इनडायरेक्टली। तो इन्होंने अमेरिका के लोगों को ये बुक समर्पित करते हुए भारत के लोगों में वो चेतना जगाने की कोशिश की कि अमेरिका में अगर सिविल वॉर हो सकता है एंटी स्लेवरी को लेकर, गुलामी को लेकर, जो गुलामों के साथ में खरीद फरोख्त की जाती थी गुलामी की, उसके खिलाफ अगर आंदोलन चल सकता है तो भारत में क्यों नहीं? भारत में भी लोगों को करना चाहिए, भारत के अंदर में भी लोगों ने जो है वो गुलामी या जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मोर और लाइक उसी तरीके का उनका कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, वो पत्नी की तरह जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो भारत के लोगों में चेतना जगाना चाहते थे, ठीक है। चलिए, तो ये इज द करेक्ट आंसर। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसको उन्होंने अमेरिका के अंदर में जो ब्लैक स्लेव्स थे उनके ऊपर में जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसको समर्पित किया ताकि भारत के लोग भी आंदोलन कर सके। देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये देखिए ये ग्लोब है, आपको बताना है कि लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर में ये जो आड़ी रेखाएं होती है, ठीक है, आड़ी जो सर्कल्स होते हैं इस तरीके के, उनको कहा जाता है लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के ऊपर में अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड का पूरा वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर का एक भी पॉइंट आप लोगों से कभी मिस नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए आपको अक्षांश और देशांतर याद हो जाएंगे। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, देखो पूरी सीधी नहीं है, वो आड़ी होकर ऐसी घूम रही है यहाँ पर, मैं पुष्पा की तरह, पहले ऐसी थी, ठीक है, फिर पुष्पराज, झुकेगा नहीं मैं, लेकिन झुका हुआ है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो यहाँ पर में इस तरीके से गोल 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 घूम रही है, झुकी झुकी सी, तो अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है हमारी पृथ्वी। बिल्कुल सही बात है ये भी। अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं ग्लोब के ऊपर में, जो सीधी रेखाएं होती है, सीधी अर्धवृत्ताकार, उनको देशांतर कहा जाता है। ठीक है, वो एक्चुअली पृथ्वी पर नहीं है, वो ग्लोब के ऊपर में हमने हमारे रेफरेंस के लिए बनाया है। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज ओवल इन शेप, अंडाकार आकृति का होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पृथ्वी का जो शेप है ना, वो आप लोगों का, उसको कहा जाता है आप लोगों का जियोइड। क्या कहते हैं उसको? जियोइड कहा जाता है। ओवल शेप का नहीं है, अंडाकार आकृति का नहीं होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का शेप और ओवल का जो हमारे ग्लोब है उसका शेप जो है वो है ही नहीं, तो डी जहां जहां है उसको काट दो, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब सही है। ठीक है, तो सी भी सही है, ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जैसी पृथ्वी दिखती है बिल्कुल वैसी ही इसको भी दिखाया गया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी का एक छोटा वर्जन, ठीक है, उसको दिखाया गया है। ओके, पृथ्वी का छोटा वर्जन, तो पृथ्वी का ये वास्तविक प्रतिरूप है, उसका एक छोटा वर्जन है, ये इसका मतलब हो गया। तो एक बार सेशन को जल्दी से फ्रेंड, सेशन को लाइक भी जरूर करते रहिए अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के और भी सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेता रहूं। ओके, चलिए नेक्स्ट और आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से हमारे क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, ये इस तरीके से देख सकते हो, ग्लोब जो है वो ट्रू ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है, पृथ्वी का लघु रूप, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, उसी का एक छोटा वर्जन है पृथ्वी का। वह गतिविधि जो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदलती है क्या कहलाती है? देखो, अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज नेचर से प्राप्त की है, जैसे पेड़ पौधे आपको नेचर से मिलते हैं, आप फैक्ट्री में बैठकर थोड़ी ना पेड़ पौधे बनाते हो, या तालाब में से मछली पकड़ते हो, तो वो तो नेचर से बनी है ना, या जमीन के अंदर में से खोद के जो है वो मिनरल बाहर निकालते हो, तो नेचर से जो भी चीज प्राप्त होती है उसको प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को आप कच्चा माल भी कह सकते हो। फिर कच्चे माल को आप जो है अधिक मूल्य की उत्पादन वाली चीज में बदल देते हो मैन्युफैक्चरिंग करके। ठीक है, जैसे कि गन्ना मिला तो उससे शक्कर बना दिया आप लोगों ने, कपास मिला तो उससे कपड़ा बना दिया, ठीक, गेहूं मिला तो उससे ब्रेड बना दिया, तो ये कहलाता है सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय गतिविधि, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी या द्वितीय गतिविधियां। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, अगर नेचर से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हो तो प्राथमिक गतिविधि हो जाएंगी, और प्राथमिक माल को या कच्चे माल को जो है द्वितीय अधिक मूल्य वाले उत्पादों में बदल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या कन्वर्जन कर रहे हो उसका, तो उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है, द्वितीय गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है अभी रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में भी लेकर चलूंगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में जो मछलियों का पालन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में मछलियों के पालन को क्या कहते हैं? चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाब में मछली का प्रजनन जो हम लोग करवाते हैं उसको कहा जाता है पिस्सी कल्चर। ठीक है, एक एनसीईआरटी के अंदर में इसका पूरा दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए एग्रीकल्चर मतलब अनाज उगाना, क्रॉप्स उगाना, ये सारा एग्रीकल्चर आता है आप लोगों का। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़ों का रेशम के कीड़ों से रेशम बनाना, रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, पिस्सी कल्चर का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक के अंदर में जो आपके तालाब वगैरह होते हैं, जो आप ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से जो है बनाते हो, कृत्रिम तरीके से, उसके अंदर में मछलियों के पालन को, ताकि मछलियां बेच सके आप लोग, उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। फिर है आप लोगों का एक विटीकल्चर। ठीक है, तो विटीकल्चर जो है फ्रेंड्स ये होता है आप लोगों का अंगूर की खेती। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, अंगूर की खेती जो होती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इवन जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी आ चुका है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपका वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को उगाना, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्टली, कभी भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। सभी लोग तैयार रहिए, मैं अभी आप लोगों के साथ में जो है फ्रेंड्स एक रिवीजन भी लेने वाला हूँ, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद में रिवीजन करेंगे हम लोग पूरी की पूरी, सभी लोग तैयार रहिएगा। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है फ्रेंड्स, वहां पर में भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। और आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, ठीक है, ये पीडीएफ और उसकी टेस्ट
टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में मिलने वाली है, तो टीचिंग परीक्षा का ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, सभी के सभी लोग टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए, नाउ अकबरनामा के अनुसार सूबेदार ने कौन सा पदभार संभाला था? अकबरनामा, अब देखिए अकबरनामा एक पुस्तक है जिसको लिखा था तुम्हारे चचा के लड़के अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल, अबुल फजल जो अकबर का बहुत अच्छा दोस्त भी था और उसका दरबारी भी था। इसने अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो उसने अकबरनामा का जो तीसरे नंबर का पार्ट था जिसको आईने अकबरी कहा जाता है, उसमें बताया है कि कौन से अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स की साम्राज्य जो है कई सारे प्रांत में बटा हुआ था, जैसे हमारा भारत है आज, ठीक है, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। वैसे ही उस समय में भी अकबर के समय में प्रांत जो है प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत को सूबा कहा जाता था, सूबा। जो सूबे का प्रमुख होता था उसको कहते थे सूबेदार, ठीक है। आपके सूबे का सूबेदार कौन है? अभी आपके सूबे का सूबेदार कौन है ये बताइए आप लोग। आप कौन से सूबे से बिलोंग करते हो? कोई ना कोई सूबे से बिलोंग करते होंगे ना, मतलब कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ये है इसका मतलब यहां पर मैं। ओके, कौन से सूबे से बिलोंग करते हो आप लोग बताइए, कौन से राज्य से बिलोंग करते हो? तो अकबर के समय में सूबे में बटा हुआ था। हर सूबे के सूबे प्रमुख को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों की देखभाल करता था। हर हर प्रांत के अंदर में, हर सूबे के अंदर में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था, जो पैसे की देखरेख करता था। दीवान साहब, पैसे का चेक रिलीज कर दीजिए, ठीक है। कई सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा ना, नाम ऐसे ही बोल देते दीवान साहब टाइप का, वैसा। तो दीवान। उसके अलावा और भी बहुत सारे थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जो होता था, जो सैनिकों को पैसे देता था, उसको बख्शी कहते थे। जो धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था उसको सदर बोलते थे। मिलिट्री कमांडर को फौजदार और पुलिस मैन को कोतवाल। वो कोतवाल आपको पता हो ना, आज भी कोतवाली नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि लोग बोलते हैं कोतवाली जा रहे करके, तेरे को कोतवाली का रास्ता दिखा दूंगा। और वो जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको कोतवाल बोलते हैं, पुलिस कमांडर को, ठीक है। चलिए, कई सारे लोग देखिए बता रहे अलग अलग जगह से, जहां से भी आप लोग हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सूबेदार कौन सा कार्यभार संभालता था? सूबे का प्रमुख होता था और पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन वो संभालता था उस सूबे के, ठीक है। पॉलिटिकल और, देखो मैंने बताया ना आपको कि हर सूबे में एक सूबेदार होता था, राजनीतिक और सैनिक गतिविधियां संभालता था वो। चलिए, बहुत बढ़िया। अलग अलग जगह से है, जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे आप लोग कहाँ कहाँ से हो। सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टीचिंग परीक्षा ऐप पर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी और उसकी टेस्ट भी मिलेंगी, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर में आपके रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। आपको जितने भी रिवीजन वाले क्वेश्चन है, फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को रिवीजन अब यहाँ पर मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि रिवीजन के क्वेश्चन जो है आप लोग इसको कर सके, ठीक है। रिवीजन के लिए तैयार है सभी लोग? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। और फास्ट करेंगे हम लोग एकदम रिवीजन, एकदम फास्ट वाली, ठीक है। ये मृत सागर से और बाकी सारी चीजों से मैं आगे मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा कल वाले लेक्चर के अंदर में, और बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे प्रारंभिक पांडुलिपि कहाँ लिखी गई थी? पांडुलिपिया, पांडुलिपिया जो है फ्रेंड्स आप लोगों की कहाँ लिखी जाती थी? स्टार्टिंग से जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो आंसर कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो पांडुलिपिया जो है फ्रेंड ताड़ पत्तों पर लिखी जाती थी, ताड़ पत्तों पर। ताड़ के पत्ते जो होते थे ना, पत्री, ताड़ पत्ती, उसके ऊपर में लिखी जाती थी। ये याद रखना आप लोगों ने। पहला आपका रिवीजन का क्वेश्चन, रिवीजन के अंदर में कितने आपके स्कोर आ रहा है बता देना। R1 किसका सही हुआ है? तो ताड़ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आप लोगों की पाम लीव्स पर या ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। अच्छा, मेनू का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। पांडुलिपि जो है या मेनू जो है, ये आप लोगों का सीटेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेनू का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। कौन से भाषा का शब्द है ये भी पूछ सकते हैं। मेनू, मैन्यूस्क्रिप्ट, मेनू का मतलब होता है हाथ, ठीक है। और हाथों से लिखी गई थी, इसी वजह से इसको पांडुलिपि या हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट बोल सकते हो आप लोग इसको, मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। पांडुलिपि कहते हैं हिंदी में इसको। किस समाज सुधारक और लेखक ने, देखिए बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग सीटेट तो क्लियर करोगे ही करोगे, साथ ही साथ DSSB, बीपीएससी, सुपर टेट, बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन की मदद से। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? किस समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, महात्मा फुले ने लिखी थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि
वो उसका सच्चा मॉडल है या लघु रूप है, जैसे हमारी पृथ्वी है उसी का छोटा रूप है ये। ग्लोब कैन बी ऑफ वेरिंग साइज, छोटा ग्लोब भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे देखिए मेरे पास में यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स एक छोटा ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो ये छोटा ग्लोब है। अब आपके पास में हो सकता है बड़े लेवल का ग्लोब हो, बड़ा आकार का, तो ग्लोब जो है वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, उनके जो है साइज के अंदर में दिखाया जाता है उनको, ठीक है, उनके करेक्ट साइज जो है उसके अंदर में आपको दिखाया जाता है, ऐसा बोल रहा है। इट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रोटेटेड। सबसे पहली बात तो ग्लोब जो है वो रोटेट हो सकता है, आप खुद देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं अगर ये दिखाऊं आपको, तो ग्लोब जो है वो रोटेट हो सकता है इस तरीके से, फिक्स नहीं होता वो। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो जहां जहां डी है उसको काट दो, काट दो, काट दो, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो ग्लोब के ऊपर में कंट्रीज, कंटिनेंट्स और ओशियंस को जो है उनके प्रोपोर्शनल साइज, मतलब उनका जो करेक्ट प्रोपोर्शनल साइज होता है उसके अंदर में ही दिखाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ए आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होने का है, ठीक है, जो कल मैं कराऊंगा स्टैक के बारे में आप लोगों से पूरा का पूरा, डोंट वरी, ठीक है। स्टैक क्या होते हैं, केव्स क्या होती है, सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना उसमें। चलिए, एक अकबरनामा के ऊपर में बेस्ड जो एक क्वेश्चन था आप लोगों का, उसको दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। मास्टर्स पे मिलिट्री, ठीक है, ऐसा जो सैनिक वेतन अधिकारी जो सैनिकों को वेतन देता था, धार्मिक प्रशम का प्रशासनिक अधिकारी, सेना नायक और नगर कोतवाल, यहाँ कोतवाल लिख देते अपन, कोतवाल, कोतवाल, ठीक है, नगर पुलिस अधिकारी या नगर कोतवाल या नगर का पुलिस अधिकारी, तो नगर पुलिस अधिकारी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं पुलिस अधिकारी, ठीक है, अधिकारी। तो अब देखिए यहाँ पर में जो मिलिट्री वालों को पैसे देता था, मिलिट्री सैनिकों को जो पैसे देता था, उनकी वेतन वगैरह देता था, उसको बख्शी कहा जाता था, ठीक है। जो मंत्री होता था, जो धार्मिक मामलों का मंत्री होता था, धार्मिक मामलों का जो मंत्री है उसको कहा जाता था फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, धार्मिक मामलों का जो मंत्री होता था उसको कहा जाता था आप लोगों का सदर, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड टाउन जो पुलिस कमांडर होता था उसको कहा जाता था आप लोगों का कोतवाल, और जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको कहा जाता था फौजदार। तो अब बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा, सही जोड़ी कहां से लगने वाली है आप लोगों की। तो करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को सभी को ये सारी की सारी चीजें जो है वो याद हो जाए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स जो है वो यहाँ पर में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद करवा दूं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको सारे पॉइंट्स याद करवा दूंगा। सैनिक वेतन अधिकारी जो सैनिकों को वेतन देता था उसको कहते थे बख्शी, ठीक है। धार्मिक प्रश्रम का प्रशासनिक मंत्री जो धार्मिक मामलों का मंत्री था उसको कहते थे सदर, ठीक है। सेना नायक जो होता था उसको कहते थे फौजदार, और जो नगर पुलिस अधिकारी होता था उसको कहते थे कोतवाल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर में, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हमारे कल वाले लेक्चर में। सेशन को लाइक करने के साथ साथ में टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सक्सेस किट चाहते हो तो नीचे में लिंक दी गई है सक्सेस किट की, जिन्होंने भी नहीं भरा है उस सक्सेस किट को जरूर भर देंगे, ताकि आप लोगों तक जो है फ्रेंड सक्सेस किट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उसके अंदर में आपको OMR शीट मिलेंगी, उसके अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड टेस्ट की कुछ जो है वो QR कोड मिलेंगे जिससे आप टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में आप लोग जो है उसके अंदर में आपको मोटिवेशनल कोर्स मिलेंगे, एक लेटर मिलेगा आप लोगों को, तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक मिल जाएंगी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।